नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विषय पर चर्चा करने के लिए, और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट एक्सपर्ट जो हैं भोपाल के जाने माने अधिवक्ता श्री रजनीश बरिया। हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स को हम ये बताना चाहेंगे कि ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और आज के विषय यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विषय से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे विषय विशेषज्ञ देंगे। टेलीफोन लाइन्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सबसे पहले बरिया साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को आप किस तरह आम भाषा में परिभाषित करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का कंसेप्ट है ना, विदेशों में तो बहुत पहले से प्रचलित था जी। भारत में बहुत बाद में आया हाँ। और संभवतः भारत में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ है ना, सामाजिक परिवेश कुछ ऐसा है कि महिलाओं को घरों में भी सम्मान नहीं देखा जाता है। सम्मान से मेरा आशय है कि हम उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस और सेंटिमेंट्स को ध्यान नहीं रखते हैं, और हम लोग ये समझते हैं कि वो घरेलू महिला है तो उसको है ना सारे हमारे हिसाब से रहना है, हमारे हिसाब से घर में कार्य करना है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एक महिला को उनके ना सम्मान को प्रोटेक्ट करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम लाया गया है जी। और उसमें इतना विस्तृत है ये घरेलू हिंसा अधिनियम कि उसको है ना, मतलब आप अगर किसी भी प्रकार का किसी भी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसको किसी भी कार्य करने के लिए कंपेल करना या उसको कुछ भी ऐसा बोलना या कहना जो उसको बुरा लग सकता है, वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सब इंक्लूडेड है। जी 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 जी। तो ये तो घरेलू हिंसा की बात आपने किया। आपने अभी जब जिक्र किया तो आपने एक घरेलू महिला वर्ड यूज़ किया था। ना सिर्फ ये घरेलू महिलाएं बल्कि ये सभी के लिए इम्प्लीमेंट होता है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका इतना इलस्ट्रियस एक्सपीरियंस रहा है, आईपीसी में जब से ये 498A इंट्रोड्यूस हुआ है, आपने किस तरह के परिवर्तन पाए हैं? आपने स्टडी भी की होगी उससे पहले भी और अब भी। क्या फ़र्क पाते हैं आप? क्या लोग अवेयर हैं और क्या ऐसा भी महसूस करते हैं आप कि इसका महिलाएं मिसयूज़ भी करती हैं? देखिए, पैनल जो एक सेक्शन आई है 498A का, ये मेरे ख्याल से है ना भारतीय परिवेश में बहुत कारागार रही है। ससुराल वालों को और पति को स्पेशली एक है ना, हमेशा जैसे जैसे इसके सेक्शंस का उपयोग और दुरुपयोग होना शुरू हुआ तो सब लोग बड़े कॉन्शियस हो गए हैं और सब लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसी परिस्थिति कभी ना निर्मित हो कि उन्हें पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी करना पड़े। तो इसका है ना लोगों ने बहुत उपयोग भी किया है और पर मिसयूज़ भी उतना ही हुआ है जी। तो मेरे ख्याल से ये 498A पैनल का जो आया है, सेक्शन आई है, ये एक तरीके पर अपने लिए मेरे इनॉल में अगर कहूँगा ना तो मैं इससे पक्ष में हूँ। जी 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 जी। और यही हमारा उद्देश्य भी है, जो महिलाएं इस वक्त कार्यक्रम के माध्यम से हमें देख रही हैं, हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। और इसी श्रृंखला में हम आपसे सर प्रोसेस जानना चाहेंगे कि जो भी महिला ऐसा समझती है कि उसके साथ किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो सबसे पहले क्या करे, किसे अप्रोच करे? देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो उन्होंने कहा है, शिकायत किसको करें? शिकायत आप किसी को भी कर सकते हो। नियरेस्ट है ना जो आपका पुलिस थाना, वहाँ कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उन्होंने ना प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाए हुए हैं, जो महिला बाल विकास अधिकारी होते हैं, वो गवर्नमेंट में ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि आप है ना ऐसी कोई भी पीड़ित महिला आती है तो आपको तुरंत एक्शन लेना। इनफैक्ट है ना घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत है ना, आप है ना, अगर मैं खुद देख रहा हूँ कि कहीं हिंसा कारित हो रही है तो मैं इसकी सूचना पुलिस को मैं खुद भी दे सकता हूँ। जी जी जी, ये एक एप्रिसिएशन की बात है। बिल्कुल। तो है ना इसके लिए कोई है ना उन्होंने बाउंडेशन या लिमिटेशंस नहीं रखी है कि आप किसको शिकायत, आप किसी को भी शिकायत कर सकते हो। और हर आदमी आपके है ना शिकायत को बहुत सीरियसली तुरंत कॉग्निजेंस लेकर उसको अप्रोप्रिएट जो आपको रिलीफ चाहिए, एक्शन चाहिए और जिस माध्यम से चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। जी, और अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आप है ना डायरेक्ट कोर्ट में भी इसके किसी एडवोकेट के थ्रू, या एडवोकेट नहीं है तो आप खुद भी इन पर्सन जाके कोई भी महिला कोर्ट में अपना है ना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत एक कंप्लेंट फाइल कर सकती है। जी जी जी। और जैसे वो कंप्लेंट फाइल करती है तो कोर्ट उसके ऊपर एक DIR रिपोर्ट कहते हैं जी। तो वो DIR रिपोर्ट कंसर्निंग जो महिला बाल विकास अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से एक रिपोर्ट मंगाते हैं वो कि वाकई इस महिला के साथ क्या घरेलू हिंसा हुई थी या कुछ थोड़ा सा जांच करके रिपोर्ट दो। और अगर वो अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव देते हैं तो उसके बाद कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेती है ससुराल वालों के विरुद्ध।
जी जी जी। इसी बीच में आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट्स में कुछ इस तरह की गाइडलाइंस भी जारी हुई है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस किसी महिला ने फेस किए हैं जो उसकी जान पर भारी हो, या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो एक माइलस्टोन जो उसे क्रॉस करके और न्यायालय की शरण तक पहुंचना होता है, तो वो माइलस्टोन भी हटा दिया जा सकता है। इसी के साथ सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हम अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो मान लीजिए कोई महिला उस रास्ते पे नहीं भी जाना चाहती, अगर पति ने किसी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है जी, तो क्या उसके बाद वो उस घर में रह सकती है? बिल्कुल। और उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किस तरह? इसी बीच में हम एक फ़ोन कॉल अटेंड कर लें। हमारे साथ हमारे व्यूअर जुड़ रहे हैं, महेंद्र राजपूत जी भोपाल से। हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। हाँ, अधिवक्ता सबसे एक सवाल ये है कि घरेलू हिंसा जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो महिलाओं के प्रति केवल घरेलू हिंसा है इसमें, या पुरुषों के प्रति भी घरेलू हिंसा शामिल इसमें है? जैसे घर में कई बार ऐसा होता है कि केवल मेजॉरिटी ये हो सकती है कि महिलाएं अपने आप को पीड़ित महसूस करती हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि महिला पुरुषों पे इतना दबाव बनाती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम ये सुसाइड कर लेंगे, तुमको फंसा देंगे, तुम्हारी भाभी भौजाई को फंसा देंगे, तुम्हारे माँ बाप को फंसा देंगे, तुम्हारे बहन बहनों को फंसा देंगे। मतलब जो बहन शादी करके चली गई अपने ससुराल, उसको भी लोग नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें पुरुष भी बेचारा बहुत घरेलू हिंसा से पीड़ित होता है, तो उसका क्या इसमें केवल महिलाओं को प्रोटेक्शन है, पुरुषों को भी है? जी 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 बताइए। देखिए, ये ना एक्ट का है ना पर्पज़ ही महिलाओं को प्रोटेक्शन देने का था, पुरुषों के लिए इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जी। और ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम है वो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए ही बनाया गया है। पुरुष इनफैक्ट हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि पुरुष एक सक्षम व्यक्ति होता है और उसको छोटी छोटी बातों के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को प्रोटेक्शन देने का था। जी सर की बात को सपोर्ट करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी सर कि आपका सवाल बहुत अच्छा था और हम इसको और भी विस्तार से आगे कार्यक्रम में चर्चा ज़रूर करेंगे। आप हमारा कार्यक्रम ज़रूर देखते रहिए। लेकिन ये जो आज का हमारा विषय है ये डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन पर केंद्रित है और जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा झेल रही हैं या जूझ रही हैं उस पर केंद्रित क्वेश्चन हम आमंत्रित करते हैं। जैसा कि इनका सवाल था कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो सिर्फ महिलाओं की बात करता है, तो पुरुषों को तो हम इस टॉपिक से अभी थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। क्या बच्चे भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर बच्चों में अगर कोई लड़की है जी और महिला, मतलब उन्होंने उसको एज से डिफाइन नहीं किया, जी जी जी, या डिस्टिंग्विश नहीं किया कि इस सर्टेन एज की होगी तो ही वो प्रताड़ित होगी। उसमें कोई भी महिला हो सकती है जो कौटुंबिक नातेदारी में रह रही है, जो फैमिली में रह रही है। जी जी, आप जिनके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहे हो उनसे आपका रिलेशन होना चाहिए। जी आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत किसी थर्ड पर्सन या पड़ोसी के खिलाफ नहीं कर सकते। जी, इट्स डोमेस्टिक यानी घर में, घरेलू, जी आपके घरेलू नातेदारी होना चाहिए जिनके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट कर रहे हो। तो इररिस्पेक्टिव वो बहू है, सास है या घर में रहने वाली कोई भी महिला, बेटी ही क्यों ना है, बेटी ही क्यों ना है। तो जैसा कि आपने बिल्कुल शुरुआत में परिभाषित किया था इसको आम हमारे व्यूअर्स के लिए, आम जनता के लिए, कि अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है या कोई भी बात उन्हें बुरी लग सकती है तो ये इस परिभाषा के एम्बिट में आएगी। लेकिन जो नाबालिग बच्चियां हैं जिन्हें ये समझ नहीं है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके राइट्स के बारे में आप किस तरह से अवेयर करना चाहेंगे? देखिए, नाबालिग बेटी है, उसको है ना पिता द्वारा या उसके चाचा या अन्य कोई ऐसे लोग हैं जो उसके साथ उस घर में रह रहे हैं, वो किसी प्रकार से उसको परेशान करते हैं, हरास कर रहे हैं, तो उसके भी वही राइट्स हैं जो किसी भी सामान्य महिला के हो सकते हैं उस घर में रहने वाले। जी 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 जी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर बच्चियों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है जिसके कारण से, मैं बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कोई भी कार्य
ऐसी कोई भी परेशानी जो आपको अब उस घर में रहने वाले पुरुष सदस्यों या अन्य किसी व्यक्ति से हो रहे हैं, अन्य किसी व्यक्ति से ना हो सिर्फ रहे पति, ना सिर्फ पिता ससुर, बल्कि पूरे किसी भी परिवार की बात परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी थर्ड पर्सन से हो रही है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कवर है। जी 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 जी। इसी के साथ सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सवाल का फर्स्ट हाफ मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। आपने बताया कि कोई भी महिला अगर प्रताड़ित महसूस कर रही है तो वो उसकी कंप्लेंट जाकर कहीं से भी इनिशिएट कर सकती है, और कहीं पर भी इनिशिएट नहीं हो पा रही है तो वो सीधा कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, न्यायालय की शरण में जा सकती है। इसी के साथ उसके पास और कौन से ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस एंड एडवोकेट्स के कारण घर का पीस डिस्टर्ब हो जाता है। तो उन महिलाओं को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, उन्हें वायलेंस के अगेंस्ट में और कौन से पीसफुल ऑल्टरनेटिव्स पे ध्यान देना चाहिए? कोई महिला है ना, जैसे कोर्ट नहीं जाना चाहती है या पुलिस थाना नहीं जाना चाहती है, जो शासन के द्वारा एक्ट के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, महिला बाल विकास अधिकारी होते हैं जी। या कोई भी, हाँ। तो आप उनके पास जाके अपनी समस्या को सामने रख सकते हैं। और अगर आप उनसे ये कहते हैं कि भाई मेरे को है ना पुलिस थाना नहीं जाना है या कोर्ट नहीं जाना है, तो वो उनको भी अथॉरिटी है कि वो वहाँ जाकर आपकी घरेलू जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जी जी जी। मेंटेनेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो जनरली महिलाएं फेस करती हैं। कई ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, तो क्या ये भी वायलेंस का सबब बनता है? बिल्कुल, घरेलू हिंसा में ये भी कवर है। फाइनेंशियल अगर आप किसी तरीके से किसी महिला को परेशान कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप उसको मेंटेनेंस नहीं देते हैं, जीवन यापन के लिए उसकी ज़रूरतों के लिए आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट यानी अगर आपने उसको घर से निकाल दिया और आप उसके रहने की व्यवस्था नहीं करी आपने, तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसके लिए भी प्रोविजंस हैं कि कोर्ट है ना आपको वो भी दिलवा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कंपनसेशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके घरेलू हिंसा के कारण आपका कोई क्षति हुई है, क्षति है ना इन द सेंस जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मानसिक क्षति, इमोशनल क्षति भी अगर हुई है तो उसके भी कंपनसेशन है ना कोर्ट दिलवा सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई उसके कारण, तो सारी जिंदगी के लिए आपको है ना कितना कंपनसेशन होना चाहिए वो भी आपको दिलवाया जा सकता है। जी। तो जैसे कि मैंने आपसे अभी पूछा भी था कि मेंटेनेंस जो है वो कोई भी महिला डिज़र्व करती है कि उसका हस्बैंड उसे मेंटेनेंस तो एटलीस्ट दे। तो वो मान लीजिए कि वो पति कुछ नहीं करता, तो वो मेंटेनेंस जो है वो कलेक्टर गाइडलाइंस के हिसाब से डिसाइड होता है या स्टेटस के हिसाब से डिसाइड होता है? देखिए इसके लिए ना, देखिए कोई फिक्स स्टैंडर्ड ना प्रोविजंस नहीं दिए हैं, पर हमारे जो सुपीरियर कोर्ट से उन्होंने कहा है कि भाई एटलीस्ट जो ये कहना गवर्नमेंट का रोज कमाने वाला जो बेसिक पे स्केल है, बेसिक पे स्केल नहीं कहना चाहिए, बेसिक जो एक रोजंदारी वाला मजदूर को गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, दिहाड़ी, तो वो एटलीस्ट इतना पैसा तो पर डे के हिसाब से उस महिला को प्रोवाइड करवाना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए जी। बच्चों के लिए भी क्या यही नज़रिया होता है? बच्चों के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्टों का नज़रिया होता है कि उनकी बच्चों की है ना ज़रूरतें कितने पैसों में पूरी होगी। अगर वो पढ़ने जाते हैं तो वो स्कूल का फीस, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, जो उनको रहने के लिए, उनका मेंटेनेंस के लिए, लाइवलीहुड के लिए, वो उस हिसाब से उनको है ना पैसा दिलवाते हैं। और साइमल्टेनियसली अगर है ना किसी बच्चों के फादर बहुत ही लेविश लाइफ जी रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, और बच्चे के रिक्वायरमेंट भले कम हो तो उसके पिता के स्टैंडर्ड के हिसाब से इक्वल उनको बच्चों को दिलवाया जाता है। जी जी जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी जानकारी के साथ हम हमारे सभी व्यूअर्स को इस बात के लिए भी अवेयर करना चाहेंगे कि केस टू केस ये चीज़ें वेरी करती हैं, बैकग्राउंड टू बैकग्राउंड, और जो हर एक स्टोरी का एक अलग यूनिकनेस होती है। उस स्टोरी में जो लोग उसमें विक्टिमाइज होते हैं, जो क्लेम करते हैं, सबका बैकग्राउंड अलग होता है। ऐसा कोई भी महिला ना सोचे कि उसके किसी जानने वाले को इतना अगर कॉम्पेंसेट। इसी बीच में हमारा फ़ोन कॉल हम एक अटेंड कर लें। हमारे साथ नंद स्वरूप मिश्रा जी आए हैं, बाराबंकी से फ़ोन के ज़रिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हेलो, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ जो घरेलू हिंसा होते हैं तो इसमें कौन कौन से अपराध इसमें शामिल होते हैं जो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं? कभी कभी कहीं कम झगड़े होते, कहीं ज़्यादा होते, कहीं गैर इरादतन महिला हत्या कर लेते हैं, पुरुष हत्या कर लेते हैं। तो जी जी बताइए। देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ऐसे हिंसा
आती है जो घर में होती है। पर अगर उसमें कोई अपराध हो गया है, जैसे कि अगर है ना किसी महिला को अपन ने इतना मार पीट दिया कि उसके शारीरिक क्षति हो गई, या किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी की हत्या हो गई, तो फिर इसके लिए है ना भारतीय दंड संहिता के तहत ये कहना अपराध चलेगा, हत्या का अपराध चलेगा, या उसने आत्महत्या कर ली है तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध चलेगा, या उससे अपन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है तो मारपीट की धाराओं के अंतर्गत उसके अंदर केस चलेगा। तो जहाँ पर इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत अगर कोई अपराध होता है तो उसका है ना प्रकरण पुलिस अलग से रजिस्टर्ड करती है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अतिरिक्त होता है वो। जी, ये उसके अतिरिक्त है। अतिरिक्त होता है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत तो वो सारे कृत्य जो घरेलू हिंसा में तो आते हैं पर जो पेनल कोड में नहीं आते। जैसे पेनल कोड में मारपीट का तो कवर है, पर अगर मैं किसी महिला को घर में ये कहता हूँ कि उसे टॉर्चर कर रहा हूँ किसी बात के लिए, उसे टॉन्ट दे रहा हूँ, तो उसके लिए अभी पेनल कोड में कोई धारा नहीं है जी। तो उसको घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत है ना कवर कर लिया जाता है। और एक और मैं बात बता दूं, अगर आप एलिगेशंस लगाते हैं और घरेलू हिंसा अधिनियम के विचारण के बाद कोर्ट ऐसा पाती है कि इसमें कोई ऑफेंस हुआ है जो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत है ना जिसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, तो कोर्ट है ना उस केस को रजिस्टर्ड करने के लिए डायरेक्शंस दे सकती है। जी जी जी, बेशक। एक बार अगर माननीय न्यायालय के विजन में ये बात आ जाती है कि ये ऑफेंस भी कमिट हुआ है तो डायरेक्शंस आ सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि इंडियन पीनल कोड में जैसे कि 498 1984 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद ये परिवर्तन आए, मगर फिर भी कुछ ऐसे ऑफेंसेस जो कि आईपीसी में कवर नहीं किए गए हैं उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है अगेंस्ट विमेन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है कि ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं ऑफेंसेस की जो कि महिलाओं के विरुद्ध की जा सकती हैं, कारित हो सकती हैं, उसलिए ये एक्ट आया। इसको स्टडी मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करूंगी कि हमारे सभी व्यूअर्स और स्पेशली ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी इसकी स्टडी ज़रूर करें जिससे उनसे ये ऑफेंस ना हो। सर, जो बात मैं कह रही थी हमारे फ़ोन कॉल के पहले, मैं ये सभी को अवेयर भी करना चाहूँगी कि किसी के कंपैरिजन में आकर मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होता। जैसे अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका इतना मेंटेनेंस डिसाइड हो गया है और आप भी कोर्ट को मिसलीड करें और कुछ ऐसा क्लेम करें कि उनको इतना मिला था इसलिए हमें भी इतना मिलेगा, तो क्या ये स्टैंडर्ड्स भी होते हैं या सबकी यूनिकनेस के हिसाब से डिसाइड होता है? देखिए, ये है ना मेंटेनेंस है ना हमेशा है ना आपके पति या पिता के है ना स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, उनका सोशल इकोनॉमिक। पिता फादर इन लॉ या फादर? नहीं, फादर एंड हस्बैंड जी। और फादर इन लॉ की बारी तो जब आती है जब है ना फादर या हस्बैंड नहीं है बच्चे के या वाइफ के, और उसकी प्रॉपर्टी अगर फादर इन लॉ या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों ने ले ली है और उससे कोई अर्निंग्स हो रही है तो महिला बहू अपने ससुर या देवर या जेठ के अगेंस्ट में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन वो फ्रंट पे तब आएंगे जब हस्बैंड एब्सेंट अगर रहेंगे या उनकी एब्सेंस डेथ के कारण या किसी भी कारण होती है तो फ्रंट पे ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल आगे आ जाएंगे। इसी के साथ सर, डिवोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आजकल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी म्यूचुअल डिवोर्स और कई तरह के डिवोर्सेस जो हैं वो प्रैक्टिस में आ रहे हैं। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये कैसे होता है और क्या ये होता भी है, एक्चुअली ऐसा होता है? देखिए, डिवोर्स के लिए है ना बेसिकली तो रिक्वायरमेंट है कि हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को कोर्ट में अपीयर रहना रहता है। पर कभी कभी आजकल क्या हो रहा है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन के कारण हस्बैंड हुआ या वाइफ हुआ, कोई किसी कंट्री में सेटल है, कोई किसी कंट्री में सेटल है, तो इसको कैसे अपन करें? जी जी जी। तो उसके लिए उन्होंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके ना काउंसलिंग हो जाती है, मीडिएशन हो जाता है, कंसेंट ले ली जाती है और उनके कंसेंट को अप्रूव करने के लिए है ना उनके के परिवार के किसी सदस्य को वो ऑथराइजेशन दे देते हैं। जी जी जी। तो वो लोग है ना वो लोग उनके बिहाफ पे अपीयर होके अपनी कंसेंट देते हैं। जी जी जी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के जरिए है ना सिर्फ मीडिएशन या काउंसलिंग की प्रोसेस अधूरी रह जाती है। जस्टिस दीपक मिश्रा का यही नज़रिया रहा कि जब तक प्रॉपरली काउंसलिंग ना हो तब तक किसी भी तरह का डिवोर्स, भले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनफैक्ट कंसेंट देकर भी वो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉलो अप नहीं होगा। इसी के साथ सर, हम आपसे ये बात भी जानना चाहेंगे कि जो न्यूज़ में कुछ दिनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जो कि मीडिया में चर्चा का विषय बना था कि मियाद ख़त्म होने के पहले भी लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे होता है? क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। पर देखिए,
क्या होता है कि आपने म्यूचुअल कंसेंट की डाइवोर्स पिटिशन फाइल करी जी मियाद ख़त्म होने के मतलब, और उसके सर्टन क्राइटेरिया है। सर्टन क्राइटेरिया क्या है कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो, मैंडेटरी प्रोविज़न है जी कि आप म्यूचुअल कंसेंट की फाइल ही जब कर सकते हैं जब 1 साल से अलग दोनों रह रहे हैं, सेपरेट है, और इस दौरान उन दोनों का कोई रिलेशंस नहीं रहे, जी ठीक है। अगर आपने ऐसा करा है तो फिर मैंडेटरी उसका जो पीरियड है 6 मंथ का, वो अवेटिंग पीरियड तो फिक्स है। जी। पर अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में मल्टीपल लिटिगेशंस थे, दोनों 5-7 सालों से एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे केस लड़ रहे थे, जी। और फिर उनके बीच में एमिकेबली सेटलमेंट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि जहाँ पे कोर्टों को लग रहा है कि एमिकेबली उन लोगों के बीच में सेटलमेंट हो गया और इतने सालों से लड़ रहे थे, इसका प्रूफ है, एविडेंट है वो, एविडेंट है जी हाँ और सेटलमेंट हो गया तो इन्होंने अपने अपने केस खत्म कर लिए हैं। जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसी कंडीशन में फिर 6 मंथ का जो चेक पीरियड है उसको फिर मत रखो, और अगर ये सारे केस खत्म कर लेते हैं और हमें ना फाइलिंग के 15 दिन बाद हाँ हम कोर्ट को जाके ये सारी सर्टिफाइड कॉपियां देके उनको बताते हैं कि सर हमारे सारे लिटिगेशन हमने खत्म कर लिए एमिकेबली, अब सिर्फ एक लास्ट बचा है, तो ये 6 मंथ का जो वेटिंग पीरियड है इसको वेव ऑफ कर दिया जाए जी। और हमको डाइवोर्स दे दिया जाए। ये वो कंडीशन है जहाँ पर 6 मंथ के पीरियड को वेव ऑफ कोर्ट कर सकती है। हर केस में नहीं है ये, हर केस में नहीं है, ये हर केस में नहीं है। अगर मैं आज फ्रेश फाइलिंग करूं और प्रीवियस मेरे लिटिगेशन का कहीं कोई एविडेंस नहीं है, हाँ। और मैं कोर्ट से कहूं कि सर ये तो मेरे को है ना आप वेव ऑफ कर दो, तो नहीं होगा वो। जी बिल्कुल, उसके लिए कोर्ट के पास एविडेंट होना जी। चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, है ना। और जो आप सुप्रीम कोर्ट का भी जो पेपरों में अपन पढ़ रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर है जी 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 कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक है, वो लोअर कोर्ट्स को नहीं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि उसमें एक क्लॉज है सेक्शन 141 का जो कि सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन का है, सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू डिसाइड, हैज़ द पावर टू डिसाइड इन फैक्ट कि डिवोर्स टाइम के पहले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये उनका जुरिसडिक्शन होगा। आपसे सर हम ये जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा विषय है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन, इस विषय पर आप एज अ मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे हमारे सभी व्यूअर्स को, कैसे वो उनके राइट्स के लिए अवेयर भी हों लेकिन इन अ बैलेंस्ड वे, मिसयूज़ ना करें? देखिए, मेरा एक बहुत ही सिंपल सा कहना रहता है, सामान्य शब्दों में जो हर आदमी को समझ में आ जाए, भले वो कोई भी हो, कोई भी जेंडर के हो, मेल हो या फीमेल हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे सामने वाले को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती हो। जी बिल्कुल, भले वो मेंटल हो या फिजिकल हो। जी बेशक। अगर आप है ना एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके चल रहे हैं तो फिर आपका कोई भी एक्ट ना डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आएगा, ना आईपीसी के किसी सेक्शंस के अंतर्गत आएगा। जी 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 जी। पर अगर आप है ना वही मेल डोमिनेटिंग नेचर को लेकर अगर आप ये सोचो कि मैं अपनी बहू को दबाऊंगा, हाँ। या वो मेरी इच्छा के अनुसार चले, या मैं अपनी पत्नी को नौकरी ना करने दूं, घर से बाहर ना निकलने दूं, या घर में भी उसकी इच्छा के अनुरूप ना रहने दूं, तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि ये सारी आपकी एक्टिविटी और एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कवर हो जाएगी। जी, तो जी। बहुत सिंपल सा बेसिक एक रूल है, बेसिक कि रूल जो आप आपने एक दूसरे बताया, को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करिए, ये बहुत बस। इंपॉर्टेंट है किसी भी शादी के एक सक्सेसफुल निर्वहन के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के माध्यम से सभी दर्शकों को जागरूक किया। इसी के साथ जो ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करते हैं वो भी इसी एम्बिट में आते हैं, ये ना भूलिए। थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार।